नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पॉलिटी का जो चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस के लिए भी है। और ये हम कैसे बोल रहे हैं, तो बेसिकली पीवाईक्यू आप खोल के देख लीजिए। अगर आपको डाउट लगता है कि भाई क्वेश्चन टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं है, देखिए पीवाईक्यू में आया है कि नहीं। वही तो एक रामबाण है चीजों को सही दिशा देने के लिए, आपकी तैयारी को सही दिशा देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्रायोरिटी टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता है। तो उस पर अगर आपका पकड़ बन जाता है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, तो फिर आप कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और ये टॉपर्स की और जो टीचर्स हैं, हमारे जो अनुभव हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप भी समझ सकते हैं पीवाईक्यू को रिलेट करके। हर बार रिपीट होता है जीएस पेपर 2 में, हर बार कंसेप्ट रिपीट होते हैं। और जो इस चीज को समझ जाता है तो उतना ज्यादा वो सोर्स कलेक्शन में दिमाग नहीं लगाता है। बस प्रॉपर रिवीजन और आंसर राइटिंग करते रहना जरूरी होता है, ताकि आपका जो माइंड है वो एक्सपेंड होता जाए और आप चीजों को लिंक करते चले। सो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर की, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इससे पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो आपका सेंटर और स्टेट्स है, किस किस जगह पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब टॉपिक को देखा था ना, और आपने काफी पसंद भी किया है। और आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से, सीरीज में चलिए, ज्यादा बेहतर होगा। सो आज का टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, हमने आपको बताया था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। कौन कौन है भाई ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? जल्दी से रिवाइज करिए। यस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ये कौन सा ऑर्गन हुआ? बिल्कुल सही जवाब, लॉ मेकिंग ऑर्गन हो गया, यानी कि लेजिस्लेचर हो गया। क्या काम करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। और जितने भी आप कानून देख रहे हैं, जो भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या फिर संविधान में संशोधन करने की बात हो गई, या फिर इकोनॉमी से जुड़े कानून हो गए, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, लेकिन क्रिएट कैसे हुई? तो पार्लियामेंट के एक्ट से हुई। उसी प्रकार से आरबीआई को भी आप देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेट्यूटरी बॉडी है? सोच कर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हमने कुछ बातें आपको बताई कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होता है। एक्चुअली जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट के लेवल पर, यानी कि जो इनका अपना डायमेंशन है, एक स्टेट, उस स्टेट में ये अपने सब्जेक्ट के मैटर्स पर कानून बनाते हैं। और एग्जीक्यूट कौन करता है? यस, यू आर राइट। अब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, उसमें आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है और टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव भी होता है। तो आप हमें बताइए, जो गवर्नमेंट होती है वो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव है? सोचकर आपको बताना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, बल्कि डिस्कशन भी होता है, सरकार पर सवाल भी पूछे जाते हैं अपोजिशन के द्वारा, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी ठहराया जाता है। इवन जो आपके फाइनेंसेस हैं, ठीक है, पैसे, अब भाई गवर्नमेंट रन करना है, बहुत सारे स्कीम चलाना है, तो पैसे की भी जरूरत होगी। पैसे कहाँ से निकाले जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल पर तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। तो फाइनेंसेस को भी रेगुलेट पार्लियामेंट करती है। ऐसा नहीं कि मनमाने पैसे निकाले जा सकते हैं, पूरा प्रॉपर रेगुलेशन होता है, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो ये मैंने ओवरव्यू बताया है, आखिरकार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या कार्य करती है। इसके अपने अपने कमिटीज भी हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, जो रिव्यू भी करती है बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रन करती है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी भी है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखे हुई
रहती है। और नज़र रखना कितना ज़रूरी है, ये आप भले भांति जानते होंगे। क्वेश्चन जब तक रेज़ नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि किसी योजना या किसी एक्ट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है, जिसको दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए तो हमारे देश में क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, क्योंकि वी आर नॉट ए वन कल्चर, वन नेशन, वी आर मल्टीकल्चर। तो मल्टीकल्चर में हम मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कास्ट के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें समझनी जरूरी है। अब देखिए, हमारे देश में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो प्रकार का होता है, एक तो प्रेसिडेंशियल है और एक पार्लियामेंट्री है। प्रेसिडेंशियल कहाँ है? यूएसए में है। श्रीलंका में क्या है? मोस्टली प्रेसिडेंशियल ही है वहां पर। जबकि इंडिया में क्या है, यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब सवाल उठता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर एक संसद होगा, ठीक है, और इसी संसद से आपके मिनिस्टर्स निकलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू दिस पार्लियामेंट। अगर हम केंद्र की बात करें, स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। क्यों कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन तो यहाँ पर उठता है, क्योंकि भाई ये इसी से चुने गए हैं, ये हाउस से ही चुने गए हैं, वो लेजिस्लेचर से ही चुने गए। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये जो हाउस है, अगर ये एक प्रस्ताव लेकर आती है कि भाई हम सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, उस प्रस्ताव को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं, तो फिर सरकार को हटना पड़ेगा, सरकार को गिरना पड़ेगा। अगर ये जो लेजिस्लेचर है, मेजोरिटी लेजिस्लेचर अगर अपना समर्थन बाहर कर लेती है गवर्नमेंट से, तो सरकार को गिरना पड़ेगा, सरकार हार जाएगी, फिर री इलेक्शन होगा, फिर जाके नई सरकार बनेगी। और बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट में। और इसमें सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है जब आपका कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन यानी कि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अब हो सकता है गवर्नमेंट चल रही है लेकिन एक पार्टी के इंटरेस्ट मैच नहीं किए, तो वो पार्टी अपना समर्थन खींच लेगी, मेजोरिटी खत्म हो गया और सरकार गिर गई। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, और ये आर्टिकल 75 में भी दिया गया है। प्रीलिम्स में तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी अन्य फीचर्स की बात करें तो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर देखिए, नॉमिनल का मतलब हो गया कि भाई नाम मात्र। तो आप देखिएगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, या फिर इनको हम डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेट पावर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट जो भी डिसीजंस एक्शंस लिए जाते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया है। मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब वही है कि भाई अगर पार्लियामेंट में 543 सीट्स पर चुनाव है या फिर 545, अभी करंट स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट का, तो 273 सीट्स जो भी पार्टी लेकर आती है वो सरकार बनाएगी। और अगर इससे कम सीट्स लाया है तो आप देखेंगे कि कॉलिशन बनेगा। भाई एक पार्टी ने लेट्स से कि 220 लाया, दूसरे पार्टी ने 70 लाया। ठीक है, तो अगर आइडियोलॉजी मैच कर रही है तो फिर ये कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे। ओके, और बाद में यही अगर एक पार्टी विद्रोह कर लेती है तो फिर सरकार भी गिर जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी पार्टी रूल। फिर डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में क्या है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो चलो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ही, साथ के साथ लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये तो आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक सेंट्रल फिगर है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जस्ट लाइक जो स्टेट में सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो एक सेंट्रल फिगर होते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी में ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स आते हैं
ठीक है। वो मोस्टली सेम आइडियोलॉजी के होते हैं, सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। सेम आइडियोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर आइडियोलॉजी, तभी तो वो एक पार्टी में सदस्य बने हैं। पार्टी में सदस्यता होने का मतलब ये है कि पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी में क्या हो गया, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टिपिकली बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो इससे आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी होती है और फिर पार्टी में कन्फ्लिक्ट कम होता है। ऐसा मानिए कि एक परिवार है, उसमें अगर सबके विचारधारा अलग 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 होंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन बन जाएगा उस फैमिली में, और फैमिली में स्थिरता नहीं रहेगी, ठीक है, भाईचारा नहीं रहेगा। तो सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं विभिन्न आइडियोलॉजी के हैं, तो सबसे पहले तो मेंबरशिप होगी ही नहीं। इसलिए तो आप देखते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी पार्टीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई, सोशलिस्ट वाली अलग हो गई, फिर जो जो कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते हैं वो अलग हो गई, ठीक है। तो इतने सारे होने का मतलब ये है कि आइडियोलॉजी अलग-अलग है, और जो व्यक्ति को जिस आइडियोलॉजी सूट कर जाता है उसमें वो चले जाते हैं, उसमें सदस्यता ले लेते हैं, सिंपल सा मतलब। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन। और ये सिमिलर कंसेप्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ही। बस स्टेट लेजिस्लेचर में हम क्या करते हैं, पीएम को सीएम से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। फिर देखिए ओथ ऑफ सिक्रेसी भी लेना पड़ता है मिनिस्टर्स को, ताकि कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील ना कर दे पर्सनल व्यक्ति को, बाद में देश को नुकसान हो सकता है, ओके। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो गवर्नमेंट है वो भी एक ऑप्शन था, पार्लियामेंट्री फॉर्म वो भी था, तो हमने पार्लियामेंट्री क्यों चुना। वैसे यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर साहब है ना, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, और इन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था, और मैंने वो इंटरव्यू सुना भी है। तो उसमें वो साफ-साफ कहते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो तो नहीं बोले कि सही है, बट ये है कि हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सही नहीं है, ये बात ज़रूर कह रहे थे वो। मैंने इंटरव्यू में ही सुना था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, तो एक पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रीज़न क्या था एडॉप्शन का? तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कॉन्फ्लिक्ट इससे मिनिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही निकाले जाते हैं फ्रॉम द सिमिलर पॉलिटिकल पार्टी, सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होती है, एक कारण ये हो गया। उसके बाद फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से अवगत है, क्योंकि ब्रिटिश के समय में यही सिस्टम थी, तो इसी को कंटिन्यू किया गया ताकि लोगों को भी पता है प्रोसीजर कैसे, क्या इलेक्शन होता है, कैसे विनर होते हैं, तो जो पावर ट्रांजिशन है ना वो आसानी से हो जाए, इसलिए भी इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया। फिर रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अलाउज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस सेक्शन इंटरेस्ट रीजन्स, जो भी चुनाव में खड़ा होना है वो हो जाए, और अगर एक भी सीट उस कंस्टिट्यूएंसी से ज्यादा ले आता है कैंडिडेट तो वो जीत जाएगा। फिर है आपका प्रेफरेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हाईलाइट किया था कि भाई डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए टू एग्जिबिट बोथ स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, होप यू अंडरस्टूड। मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेकर आपको बताते रहता हूँ ताकि चीजें हल्का लगे आपको, नहीं तो सिर्फ एक्सप्लेन करना, पीडीएफ पढ़ा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं, बस आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। सो अब बात आती है कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था क्या पार्लियामेंट का फंक्शन है, और ये सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा ना, तो उससे भी रिलेट करिएगा, कॉमन पॉइंट्स ही निकलेंगे।
तो ऐसा नहीं कि भाई इसको पढ़ लिया फिर अलग से हम स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, तो वो सब नहीं, कॉमन चीज है तो साथ में लेकर चलना है। देखिए, एक तो है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम ये तो ही है। दूसरा है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कैसे कंट्रोल करता है इसे समझना है। एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, आप समझिए कि कैसे पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो देखिए, जो आपका बजट पास होता है तो पार्लियामेंट से ही पास होगा, भाई अप्रूव नहीं किया तो फिर पास नहीं होगा। उसी प्रकार से जो लेजिस्लेचर है वो बिल लेकर आती है, तो बिल जब तक हाउस से पास नहीं होगा, लोकसभा से पास नहीं होगा, राज्यसभा से नहीं पास होगा, तो फिर वो एक्ट बनेगा नहीं, तो फिर लागू होगा नहीं, प्रेसिडेंट का एसेंट होगा नहीं। तो इस तरीके से कंट्रोल करती है। फिर कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मैंने आपको बताया, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही सिस्टम है कि अगर जो लोकसभा है, अगर उनको लग रहा है या फिर गवर्नमेंट के लिए जो मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट को, तो फिर वो रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। और पास्ट में ये हुआ है। कुछ कुछ एग्जांपल्स आप हमें बताइए जहां पर टर्म एंड होने से पहले ही सरकार गिर गई थी। अभी फिलहाल तो 10-11 साल से कंटिन्यूअस स्टेबिलिटी है, लेकिन इससे पहले खासकर 1970s 80s 90s में आप देखेंगे तो ये सिस्टम काफी ज्यादा प्रचलित था। हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, है ना, आए राम गए राम। इसलिए तो एंटी डिफेक्शन कानून भी लाया गया था ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके, दल बदल। उसके बाद देखिए इलेक्शन फंक्शन, पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कौन से इलेक्शन, भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपने सुना होगा ना। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करती है। फिर है वाइस प्रेसिडेंट, ओके। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, जो एग्जीक्यूटिव है वो पैसे नहीं विड्रॉ कर सकती फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट्स ऑथराइजेशन, इसलिए तो अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। इसका मतलब ही होता है फंड को निकालने के लिए जो बिल लाए जाते हैं ना, वो होता है अप्रोप्रिएशन बिल। बहुत सारे स्कीम चलाने पड़ते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे, और गरीब कल्याण के लिए पैसे, किसानों के लिए रोजगार जनरेट करने के लिए पैसे। तो पैसे ऐसा नहीं है ना मनमाने तरीके से, भाई चलो ठीक है रोजगार सृजन नहीं हो रहा है तो 10 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार वाले के लिए खर्च कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक रेगुलेशंस होगा ना, तो वो रेगुलेशंस होता है भाई अप्रूवेबिलिटी वाला नियम, कि अप्रोप्रिएशन बिल आइए, अप्रूव होगा तब आपको पैसे लोकेट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हालांकि उतना इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पावर है वो गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, या फिर वो पार्टी जो गवर्नमेंट बनाई हुई है उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। अपोजिशन का उतना रोल यहाँ नहीं रहता है। उसी प्रकार से राज्यसभा का भी इतना रोल मनी बिल के केस में या फिर बजट के पास के केस में नहीं होता है। तो ये मैंने साथ के साथ बता दिया ताकि आप एक वीक पॉइंट को भी लिख सकें कि कहाँ पर रेगुलेशन वीक है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होता है, एस्टिमेट्स कमेटी भी होता है। एस्टिमेट्स कमेटी वो पूरा एस्टिमेट्स के रिव्यू करती है कि जो भी बजट में एस्टिमेट्स किए गए हैं वेरियस सर्विसेज के लिए वो जायज हैं या फिर एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, उसमें कुछ करप्शन का तो इश्यू नहीं है, उन सब की ये मॉनिटरिंग करते हैं। फिर सीएजी का रिपोर्ट होता है, उसको भी एनालाइज किया जाता है, कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। उसके बाद देखिए क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसको जब रिमूवल की बात होगी, इम्पीचमेंट की बात होगी, प्रेसिडेंट को पद से हटाने की बात होगी, तो भी पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की, इम्पीच करने की बात होगी, तो वो भी आपका पार्लियामेंट के तरफ से एक मोशन पास होता है। उस मोशन को फिर प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट जो है अगर हाँ कह देते हैं, एसेंट दे देते हैं, तो फिर इम्पीचमेंट हो जाएगा जज का भी, ठीक है। जज भी अपने पद से हटने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो जज की बात हो रही है, वैसे आगे जुडिशियल का कंसेप्ट पूरा एक चैप्टर ही है तो उसे भी हम देखेंगे, लेकिन खास बात याद रखना है कि जो पार्लियामेंट को इम्पीच करने की जो पावर दी गई है वो हाई कोर्ट जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज है। सुप्रीम कोर्ट के जज में आपके सीजेआई भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सीजेआई नहीं आएंगे। हाई कोर्ट में भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट
वो भी शामिल हो जाता है। तो इतना हमने बताया आपको फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब हम चलते हैं कि कौन-कौन से इश्यूज जो इंडियन लेजिस्लेचर फेस करती है। ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो भाई क्या-क्या इश्यू है और इससे आप प्रैक्टिकली समझिए। ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। जब भी आप डिबेट देखते हैं, अभी देखिए ना, विंटर सेशन ही तो चल रहा था। तो विंटर सेशन शायद आज ही खत्म होने वाली थी या खत्म हो गई है। तो आप देखिए कि क्या परफॉर्मेंस रहा है हाउस का। ज़्यादा बॉयकॉट होने लग रही है या फिर जो ओरिजिनल मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए उस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं, डिस्कशन को भटका दिया जाता है। आप इन सब चीज़ों पर नज़र रखिए, तभी आप एक यूनिक पॉइंट लिख सकेंगे। ऐसे में तो सबको यही पॉइंट लिखेगा, तो आप एक्स्ट्रा एज नहीं पा पाएँगे। 1-2 पॉइंट भी अगर आपने यूनिक लिखा ना, तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ भाई, बंदे में डेप्थ ऑफ नॉलेज तो है, ठीक है? तो क्या इश्यूज़ हैं? एक तो ये है कि भाई नंबर ऑफ सिटिंग्स डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रही है। कैसे? तो भाई डाटा देना पड़ेगा ना, और ये डाटा तो अ, प्रोएक्टिवली मौजूद है गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप देखिए 17th लोकसभा जो है, वो 1354 घंटे ही सेटअप किए थे, व्हिच इज़ सिग्निफिकेंटली लेस देन द एवरेज फॉर ऑल द फुल टर्म लोकसभा। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन एंड डिकोरम की भी इश्यू आ रही है। जो वैल्यूएबल टाइम है जिस पर बिल पर चर्चा होनी चाहिए, किसी इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा ना होके हल्ला-गुल्ला होता है और टाइम चला जाता है, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो जाता है और अल्टीमेटली सिटिंग खत्म हो जाती है, सेशन खत्म हो जाता है। यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। आप देखते चलिए, बस इसको आपको समझना है, तो बस टीवी खोलकर पार्लियामेंट के सेशंस को कभी-कभी देखते रहिए, साफ-साफ आपको दिखेगा। फिर एक और इश्यू है महिलाओं का लो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? पहले तो कम था ही, अभी चलिए थोड़ा-सा बढ़ा है लेकिन बहुत ही कम। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14% जो एमपीज़ हैं वो शायद महिलाएँ हैं। अभी करंट डाटा मैंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक वेबसाइट है माईनेता.com ऐसे करके, उसमें सब कुछ बताता है, किसके पास कितने क्रिमिनल केसेस हैं, अभी टोटल एमपी के पास कितने केसेस हैं, तो ये आप भी देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, माईनेता.com ही वेबसाइट है शायद। तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए, उससे बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन है भी, तो भाई मिनिस्ट्रियल के लेवल पर भी कम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए रिज़ोर्ट टू मनी बिल्स, बहुत सारे बिल्स जो गवर्नमेंट को लगती है कि विरोध होगा, पास नहीं हो पाएगा, राज्यसभा में अटक जाएगा, तो उसको मनी बिल के रूप में पास कर देती है। और मनी बिल का एक खास बात जानते हैं क्या है? एक खास बात ये है भैया कि राज्यसभा इस पर मात्र डिबेट कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है, उसको पास होने से नहीं रोक सकती। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पास नहीं किया, तो फिर 14 दिन के भीतर-भीतर ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है। तो ये आपको लूप होल्स दिखेगा, ठीक है? अब कौन डिक्लेयर करता है मनी बिल्स? तो स्पीकर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, स्पीकर, वो डिसाइड करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आपको पता है ना, स्पीकर में भी आजकल बैशनेस के सवाल उठ जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्पीकर न्यूट्रल स्टैंस को छोड़कर, अपने न्यूट्रल स्टैंस को छोड़कर, वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ इंगित हुए दिखते हैं। तो इस चीज़ को भी मुद्दे को हाइलाइट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, पास्ट में भी, प्रेज़ेंट में भी। फिर देखिए इनएडिक्वेट डिस्कशन, भई अब हल्ला-गुल्ला होगा, टाइम मिल नहीं पाएगी बोलने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, तो फिर डिस्कशंस भी आधा-अधूरा हो जाता है और डिस्कशंस आधा-अधूरा हुआ तो मतलब डिस्कशन ही नहीं हुआ। कोई भी बिल है, तो भाई इस चीज़ को आप गौर करिएगा कि बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट तो हमेशा कोशिश करेगी कि हम अच्छी-अच्छी चीज़ें ही डिस्कस करें, अच्छी-अच्छी बातें ही बताएँ, उसके क्रिटिसिज़्म ना सुनें। लेकिन जो अपोज़िशन होता है वही तो क्रिटिसिज़्म निकालते हैं। गवर्नमेंट कभी अपने बिल के लिए क्रिटिसिज़्म थोड़ी ना निकालेगी, अपोज़िशन ही निकालेगा, दूसरा पार्टी निकालेगा। तो इसलिए डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, कमिटी के पास जाना ज़रूरी है। जैसे लेट्स से
कि गवर्नमेंट जो है कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लाना चाहती है, जैसा कि सरकार की मंशा है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर ले, तो भाई जब तक इस पर प्रॉपर रिव्यू नहीं होगा, अपोजिशन की राय नहीं होगी, या फिर कोई एक्सपर्ट कमिटी का सजेशन नहीं होगा कि भाई कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसे चीजें हो चुकी हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वो टूटा है, वो पैटर्न टूटा है। तो कल को अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या पता फिर से वही ट्रेंड ट्रेंड आ जाए, वो जो पैटर्न है साइमल्टेनियस वाला टूट जाए, बीच में गवर्नमेंट गिर जाए, तब क्या होगा, क्या प्रॉक्सी गवर्नमेंट होगी? तो ये सवाल उठ जाता है। तो इसलिए जरूरी है जो भी आपके अपोजिशन है उनके वॉइस को सुनना, क्रिटिसिज्म को सुनना, उस पर जवाब देना, यही तो पार्लियामेंट का मतलब होता है। ओके, तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए, रिड्यूस स्क्रूटिनी बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। पहले बहुत ज्यादा परसेंटेज में बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाती थी, लेकिन अब जो है वो कम हो गई है। एक डाटा के अनुसार देखिए, 60% ऑफ द बिल्स इन द 14th लोकसभा एंड 71% ऑफ द बिल्स इन द 15th लोकसभा वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बिल है, उस कमेटी के पास जाता था रिव्यू करने के लिए। लेकिन अभी आप देखिए 25% इन द 16th लोकसभा, 17th का तो यहाँ डाटा नहीं दिया गया है, और 18th तो अभी चल ही रहा है। तो अभी जल्द ही 17th का डाटा भी उपलब्ध हो जाएगा, और उससे आप कोट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये लिखना अच्छी बात होगी, 25% ही 16th लोकसभा में वो कमेटी के पास गया है। उसके बाद देखिए, अनकॉडिफाइड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये कॉडिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? सोचिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल लॉज। तो मुस्लिम कम्युनिटीज में आप देखेंगे कि जो पर्सनल लॉज है उसका कोडिफिकेशन नहीं है, विभिन्न उनके सोर्सेस में वो जिक्र है, तो उसी हिसाब से उनके पर्सनल लॉ गवर्न होते हैं। एक समय हिंदू रिलीजन में भी कोडिफिकेशन नहीं था, लेकिन इसको कोडिफाई किया गया। ठीक है, तो कोडिफिकेशन किया गया, और कोडिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई जो भी नियम कानून शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, जो भी डिफरेंट सोर्सेस में शामिल है, इंगित है, उसको एक जगह पर ले आओ, उसको कोडिफाई कर दो, उसको लीगल वैलिडिटी दे दो। ये होता है कोडिफिकेशन। उसी प्रकार से ये जो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, इसको कोडिफाई नहीं किया गया, वो विभिन्न सोर्सेस से डिराइव किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, लीगल रिकॉग्निशन नहीं है उनका। कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? तो कहीं कहीं संविधान के आर्टिकल में दिया गया है, जैसे आर्टिकल 105 है, ठीक है, तो उसमें दिया गया है। उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि चूंकि ये दूसरे देश में जहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वहां फॉलो किए जाते हैं, तो फिर यहाँ भी फॉलो किए जाने चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, या फिर ये देखिए आप, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो उसको जगह जगह पर मौजूद है ना, एक जगह पर नहीं है, तो एक जगह पर नहीं है तो गवर्न करना मुश्किल हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फिर फिक्स नहीं हो पाती है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंसेस। बहुत बार क्या है कि भाई पार्लियामेंट वैसे सेशन में नहीं है, तो फिर ऑर्डिनेंस लिया जा सकता है, लाया जा सकता है, अगर कोई इमरजेंसी इश्यू आ गई हो तो। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल की बात नहीं कहेंगे, पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इवन देर इज नो इमरजेंसी, कोई भी नेसेसिटी नहीं है, बाद में भी लाया जा सकता है, लेकिन बाईपास करने के लिए, मतलब पार्लियामेंट डिस्कशन डिबेट को बाईपास करने के लिए वो ऑर्डिनेंस ले आए जाते हैं, और ऑर्डिनेंस की वैसे 6 महीने वैलिडिटी होती है, और एक बार हाउस में आ गया, उसको अगर हाउस से पास करवा दिया गया तो फिर वो कानून के रूप में फिर तब्दील हो जाता है, लंबे समय तक चलेगा। अदरवाइज अगर हाउस से पास नहीं हुआ तो फिर 6 महीने के भीतर वो फिर रिपील हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से बाईपास करने के लिए भी ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, देयर हैव बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लॉ बीइंग पास्ड थ्रू ऑर्डिनेंसेस बाय पासिंग द यूजुअल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब समझिए ना भाई, अगर एक सेशन में 10 बिल भी ऑर्डिनेंस, मतलब सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका सेशन जब नहीं होता एक साल में, मान लीजिए कि 10 बिल भी ऑर्डिनेंस से पास कर दिया गया, तो इसका मतलब इन 10 मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ ना। तो भाई क्या सही था क्या गलत था, बिना राय जाने हुए ऑर्डिनेंस आ गया। तो ये है।
अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है प्रोडक्टिविटी इन द पार्लियामेंट। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोडक्टिविटी तो हम हर चीज की बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, या फिर पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो भाई प्रोडक्टिविटी क्या चीज है, क्या चीज है? तो अगर सिंपल मतलब अगर आप समझाने का कोशिश करें, प्रोडक्टिविटी का मतलब एफिशिएंसी ही तो हुआ, है ना? अगर एक जमीन है, एक लैंड है, वहां पर 100 कुंटल फसल उगती है, ठीक है, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस कर दिया जाए, फर्टिलाइजर दे दिया जाए, तो पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो प्रोडक्टिविटी है। आपके अंदर काबिलियत है, मौजूद है, लेकिन आपको खुद के काबिलियत के ऊपर शक है। तो कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको मिल जाते हैं, जो आपके डिसक्लैरिटी को क्लैरिटी में बदल देते हैं, तो उससे आप अपने हायर एस्पिरेशंस, हायर गोल की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ पर आ गया प्रोडक्टिविटी। फिर आप जो है अपने समय का सदुपयोग करने लगते हैं। जो पहले 2 घंटे में आप पढ़ाई करते थे, उसको आप 1 घंटे में ही समाप्त कर दे रहे हैं। क्या है ये? प्रोडक्टिविटी ही तो है। तो इन द सेम लाइन, पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो सेशन है, सेशन में जो काम हो रहा है, कार्य है सेशन की, पार्लियामेंट्री सेशन की, तो वो हो भी रही है या नहीं, कि सिर्फ डायलॉग हो रहा है और हल्ला गुल्ला हो रहा है, बिल पास हो नहीं रहे हैं, बस सेशन बुलाया जाता है, उसको एडजर्न कर दिया जाता है क्योंकि सेशन इफेक्टिवली चल नहीं रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हिंडरेंस का इश्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि एक जो डिसिप्लिन है, जो डिकोरम है, वो बना रहे, और जो संसद का कार्य है, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सुनिश्चित रूप से चले। ओके, तो अब देखिए, पार्लियामेंट सर्व्स एज ए पारामाउंट डेमोक्रेटिक फोरम इन ए कंट्री, जो देश की डेस्टिनी को शेप करती है। डिबेट, डिलिबरेशन, डिसीजन मेकिंग सब भी होता है, लॉ मेकिंग सब कुछ होता है। लेकिन देखिए, जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज कर रही है इंडियन पार्लियामेंट की, जो रिसेंट के सेशन में हमें दिख रहा है, एक्चुअली में डिबेट डिस्कशन कम हो गया है। जो बिल्स रेफर किए जाने चाहिए कमिटी को, वो भी कम हमें देखने को मिल रही है। तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर फिर सवाल खड़े कर देता है, एंड डेमोक्रेटिक फिलॉसफी के ये अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो लोग हैं ना, लोगों की विचारधारा की सहमति के आधार पर कोई भी बिल लाया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। अब आधा मेंबर पास कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, अपोजिशन वाले का कोई रोल नहीं आ रहा है, तो आधा ही सहमति हुआ ना, आधा ही रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। तो इस चीज को आप समझिए। तो आखिरकार कारण है क्या लो प्रोडक्टिविटी का? एक तो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन, यानी कि आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लंबे समय से भरे भी नहीं गए थे। इससे पहले के लोकसभा में, यानी कि 17th लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा की बात करें तो 55 सीट्स किसी अपोजिशन पार्टी को आए तो वो लीगली रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन पिछले बार तो आया नहीं था, और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कौन होता है? कांग्रेस ही है, अगर हम यूनियन लेवल पर बात करें, तो उनको उतना सीट आया नहीं था। इस बार आया है तो लीडर अपोजिशन स्ट्रेंथ है, तो वो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से डेप्यूटी स्पीकर का भी जो पद है ना, पिछले सत्र में वो खाली ही था, तो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आ, आ, किसी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन को चेयरपर्सन बनाया जाता है, लेकिन लेट से कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, तो उसको चेयरपर्सन नहीं बनाया जाएगा। तो फिर वो मुद्दे पर फिर हो सकता है वो कमेटी ही गठित ना हो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रप्शंस बढ़ रही हैं। इनएडिक्वेट टाइम फॉर अपोजिशन, ज्यादा समय के लिए अपोजिशन को बोलने नहीं
बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसा डिससेटिस्फेक्शन अपोजिशन मेंबर्स लगाते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का भी वायलेशन हो रहा है, लाइक इनडिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स सच एज अनरूली बिहेवियर ड्यूरिंग द बाइफिकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद अनलिस्टेड डिस्कशन, वो मुद्दे पर डिस्कशन जो लिस्ट नहीं की गई है तो उसको कम समय दिया जाता है ना। एक होता है लिस्टेड, एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड में प्रॉपर टाइम फ्रेम सब एलोकेट किया जाता है, हाँ इतना बोलना है इतना समय के लिए। अनलिस्टेड वाले में उसकी जो टाइम दी जाती है वो इनसफिशिएंट होती है। फिर अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एटीट्यूड, देन एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, कि भाई अगर कोई डिसरप्ट कर भी रहा है तो प्रॉपर एक जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना, कि जो भी डिसरप्ट कर रहा है उस पर एक्शन लिया जाए, तो वो फ्रेमवर्क नहीं है, बस पॉलिटिकल एजेंडा चला दिया जाता है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो ना, कि चाहे चाहे अपोजिशन वाले हो चाहे रूलिंग पार्टी वाले हो, भाई जो हेड कर रहे हैं हाउस को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो न्यूट्रल तरीके से एक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताया है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। वाइटल डाटा ऑन फंक्शनिंग ऑफ 17th लोकसभा, कुछ डाटा की बात हम कर रहे हैं। देखिए, ये जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट है, इनके फाइंडिंग्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि ये सवाल आता है मेंस में, ठीक है, कि क्या आज के समय में, हाल के समय में पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, पार्लियामेंट की इफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है, अगर हाँ तो क्यों, और तथ्य के साथ साबित करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे हम पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जो दिमाग में आ जाए वो दिल में भी आ जाना चाहिए, ऐसा मान के चलिए। तो देखिए, जो 17th लोकसभा जो अभी रिसेंट में खत्म हो गई है, आफ्टर दिस 18th लोकसभा इलेक्शन, तो जो सेशन हुआ वो आपका जून 2019 से फरवरी 2024 तक, और इस पीरियड में आप देखिए लगभग 274 सिटिंग्स हुई और 179 बिल्स पास हुई हैं। और जो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से। जो सेशन जब स्टार्ट होता है तो जो पहला घंटा होता है, जैसे 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है ना, तो 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर होता है, और ये जो है सिर्फ 60% ऑफ द शेड्यूल टाइम, मतलब अगर 100 घंटे तो मात्र 60 घंटे, ऐसा एक रेशियो आप मान लीजिए। और राज्यसभा में जो क्वेश्चन आवर है उसकी प्रोडक्टिविटी रही 52%। आप समझिए कि बहुत ही कम, जितना एलोकेट किया गया उसका 50% राज्यसभा में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली रहा है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, ओके। जबकि आर्टिकल 93 जो हमारे संविधान का है वो क्या कहता है कि भाई जो लोकसभा है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जल्द से जल्द चुनेंगे, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का ऐसा मान के चलिए कि उनका भी रोल स्पीकर की ही तरह होता है। कभी लेट से कि भाई स्पीकर एब्सेंट है या फिर रिजाइन दे दिए या फिर उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हाउस जो है, हाउस का सेशन नहीं चलेगा? तो उसको चलाने के लिए डेप्यूटी स्पीकर तो होने चाहिए ना, लेकिन वो खाली रहा। उसके बाद देखिए, टाइम स्पेंट ऑन द बजट डिस्कशन हैड रिड्यूस्ड अबाउट 80% ऑफ द बजट वोटेड विदाउट डिस्कशन। आप समझ रहे हैं, अबाउट 80% ऑफ द बजट वोटेड विदाउट डिस्कशन। इसका मतलब गवर्नमेंट की जो क्या कहेंगे उसको हम, डोमिनेंस है, पावर है, वो ज्यादा दिख रही है, ओके। अब देखिए, क्या कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि मुद्दा तो है, तो भाई रिफॉर्म्स भी तो सजेस्ट किए जाने चाहिए। तो एक तो यही है कि फिक्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स, की भाई इतना सिटिंग्स तो होनी ही चाहिए, लाइक 120 फॉर द लोकसभा, 100 फॉर द राज्यसभा। तो इससे कम हो तो फिर बिना सेशन को कंप्लीट हुए फिर हाउस के सेशंस को टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ है। तो इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, फंक्शनिंग में सुधार आ सकता है। फिर मैंने आपको बताया है कोडिफाई द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को रिव्यू करने की जरूरत है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करिए, ये अगला टॉपिक है ही हमारा।
उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी क्या है कि भाई डिपार्टमेंटल कमिटी जो भी है, अब ऐसा होना चाहिए ना कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बिल वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना ही चाहिए। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अगर इस बिल में इस प्रकार के प्रोविजन से ए बी सी कंडीशंस आ रहे हैं, तो फिर उसको जो है हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना मस्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन, लाइक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लॉ कमीशन कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। जो भी मेंबर से अगर इंफॉर्मेशन मांग रहे गवर्नमेंट से, तो कंप्रिहेंसिव तरीके से इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। ओके। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको कर्व करने की जरूरत है। क्या है भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? इस पर तो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है ना, अब इसमें भाई अगर क्रिमिनल लोग आने लगेंगे, वैसे नेतागण आने लगेंगे जिन पर खुद क्राइम के चार्जेज है, या फिर जो पास्ट में क्राइम करे हैं और अभी फ्री हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में वो अपने आप को बचाने के लिए पार्लियामेंट में जाके अपने फेवर वाले बिल्स को सपोर्ट करेंगे, और जो उनके अगेंस्ट हो जाए उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं है? तो इससे जुडिशरी या जस्टिस भी प्रभावित हो जाएगी, और जो कहते हैं करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन, करप्शन फ्री पार्लियामेंट, वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद देखिए इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ पार्लियामेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्चुअल मीटिंग्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कंसेप्ट अच्छा है, वैसे ये ध्यान रखना है। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, तो भाई उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान होगा उसको हम असेस करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होनी चाहिए या नहीं, अगर होनी चाहिए तो क्या अमेंडमेंट्स के साथ होनी चाहिए, आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, दूसरी जगह कहीं आप इनिशिएटिव लॉन्च कर दीजिए ग्रीनरी के लिए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, कि भाई जो लेजिस्लेचर लाया जा रहा है, जो लॉ लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मीडियम टर्म इम्पैक्ट, ये पूरा हम एसेस करें, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट पैनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के मेंबर ही इस पर असेस कर रहे हैं, तो वो तो अच्छे अच्छे बात ही बोलेंगे। ओके। तो ये है पूरा मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगभग 42 मिनट होने को है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी कंसेप्ट हम दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें आपको बोरिंग महसूस ना हो रही होगी, क्योंकि भाई अगर बोरिंग लगेगा आपको तो फिर मजा नहीं आएगा, समझने में मजा नहीं आएगा, तो फिर आप जो है बस ऐसे ही कान लगाकर सुनेंगे, लेकिन आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं रखेंगे। इसलिए जब हम आपको बता रहे हैं इतनी मजेदार तरीके से, तो आपको भी अपना फोकस और कंसंट्रेशन अच्छे से बनाकर रखना है। ठीक है। तो अगर प्यास वास लगी हो तो थोड़ा जरूर आप पानी पी लीजिए, तो इससे आप बूस्टअप हो जाएँगे। फिर से आप फ़ोकस करिए, फिर से आप वीडियो सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का है। फिर नेक्स्ट में हम जाएँगे एंटी डिफेक्शन की तरफ, और देन आपका लगभग टॉपिक खत्म होगा। एक फिर आएगा रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देन अपोज़िशन का भी रोल आएगा। तो धीरे-धीरे हम इसे समाप्त करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 1 आध घंटे का लेक्चर और भी जाएगा। ओके? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ। तो इसको समझने के लिए मैं फिर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है। सपोज आपके ऊपर मैं एक नियम लागू कर देता हूँ कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको बहुत भयानक पनिशमेंट दूंगा। ये मैंने एक नियम लगा दिया। तो अब क्या होगा कि आप मेरे खिलाफ बोलने से पहले 4 बार 5 बार सोचेंगे कि क्या सजा दे देगा भाई। तो अब सोचिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अब भाई उसमें अपोजिशन भी है, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हैं। तो अगर उन्हें स्वतंत्रता से बोलने का, सवाल उठाने का, सवाल रखने का, सवाल का जवाब देने का सुरक्षा प्रदान नहीं होगा, विशेषाधिकार नहीं होगा, तब हमारी जो पार्लियामेंट है
वो इफेक्टिव नहीं रह सकेगी, ये आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि फिर तो डर डर के मेंबर पूछेगा, अच्छा भाई गवर्नमेंट से सवाल पूछे या ना पूछे, पता चला हमें जेल में डाल दे, पता चले हमारे पर यूएपीए का केस लगा दे, है कि नहीं है? तो डर डर के फिर सवाल किया जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाए, ताकि पार्लियामेंट में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर जवाब दिए जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, चाहे गवर्नमेंट को फेवर किया जा रहा हो, उस पर कोई लीगल एक्शन ना हो। यही है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, और क्या है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर ए लीगल इम्यूनिटी एंजॉयड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, जहां पर लेजिस्लेचर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर सर्टेन एक्शंस, वेदर देयर स्टेटमेंट्स, वेदर देयर स्पीच, वेदर क्वेश्चन। तो क्यों? ताकि वो अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से निभा पाए। वैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही निहित है। आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट लेजिस्लेचर इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम अरेस्ट एंड हैरेसमेंट व्हेन दे क्रिटिसाइज द मोनार्की। उस समय, आज के समय में गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, और इसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय फाउंडिंग फादर्स हैं प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द पार्लियामेंटेरियंस विद इन द हाउस इवन एज द सिटीजन्स फ्रीडम रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड। आप देखेंगे कि जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो भाई हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही देख लीजिए, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, हम भाई किसी को कुछ भी बोल दें और फिर वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में जो बोला जा रहा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वहां पर आपको प्रिविलेजेस कुछ दिए गए हैं। ओके, फिर देखिए पावर टू कोडिफाई, द फाउंडिंग फादर्स वेस्टेड द पावर टू कोडिफाई प्रिविलेज विद द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया है वैसे कि जो प्रिविलेज है अभी कोडिफाइड हुए नहीं है, और पार्लियामेंट अभी मूड में भी नहीं है उसे कोडिफाई करना, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं भाई, ऐसे में क्या है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्यूनिटी वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर उसको कोडिफाई किया जाएगा तो एक लीगल बंधन में बन जाएगा कि अच्छा यही यही मुद्दे पर सिर्फ जो है प्रिविलेज है, इससे बियॉन्ड गए तो फिर जो है एक्शंस लिया जा सकता है। इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। आप देखिए ना, पास्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिप्लेस किए हैं, तो कोडिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो अब देखिए, सो फार पार्लियामेंट रेसिस्ट कोडिफिकेशन फियरिंग ए लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, और ये पीवी नरसिम्हा राव केस में हाईलाइट किया गया था। ओके, अब हम आते हैं एक करंट मुद्दे पर जो काफी ज्यादा चर्चा में हुआ था। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ एमपी का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक केस सामने आई, बेसिकली 1-2 साल पहले की ही केस है, महुआ मोइत्रा, वैसे नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये काफी ज्यादा आरोप इन पर लगा था कि भाई ये पैसे लेकर फिर ये पार्लियामेंट में सवाल पूछती, आरोप लगा था। अभी बाद में क्या हुआ क्या नहीं, अभी शायद इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है। तो उसी प्रकार से फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो क्या इस प्रकार का जो मुद्दा है, ये भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में कंसीडर किया जाएगा? ये सवाल तो उठेगा। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो आप देखिए, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, जिसमें 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट के ओवर रूल द 1998 जजमेंट। 1998 जजमेंट में वही है कि पार्लियामेंट को काफी ज्यादा प्रिविलेज है, ये बोली गई थी, जो कि आपका पीवी नरसिम्हा राव केस है, ठीक है। तो अभी जो करंट जजमेंट है, इसमें क्या बोला गया कि लेजिस्लेचर कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स फॉर अ स्पीच या वोट इन द हाउस, कि भाई
पैसे लेकर आप वोटिंग कर रहे हो किसी के फेवर में, किसी के डिसफेवर में, या फिर स्पीच दे रहे हो, वो अपने इंडिविजुअल राइट्स पर नहीं, बल्कि दूसरे के कहने पर, दूसरे ने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स आपको दिए उसके कहने पर, तो वो प्रिविलेज में कवर नहीं होगा। इसका मतलब उस पर लीगल एक्शन किया जा सकता है। ये सिंपल बात बोली गई, ठीक है। तो और क्या कुछ हाईलाइट था? तो एक तो ये है कि ब्राइबरी इज नॉट इम्यून, तो ऐसा नहीं कि उस पर प्रिविलेज का क्लेम किया जाएगा। उसके बाद देखिए टू फोल्ड टेस्ट की बात की गई, यानी कि कोई भी जो मेंबर है वो प्रिविलेज इंजॉय करेगा या नहीं करेगा, वो दो फोल्ड टेस्ट, और इस टू फोल्ड टेस्ट को आप याद रखेंगे। पहला जो है, प्रिविलेज क्लेम हैज टू बी कनेक्टेड टू द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, यानी कि जो प्रिविलेज का दावा किया जा रहा है वो कलेक्टिव फंक्शनिंग जो हाउस की है उससे रिलेट होना चाहिए, पर्सनल फंक्शनिंग नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे पार्लियामेंट का कोई सदस्य या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई सदस्य, उनको भाषण देने का अधिकार, ये जो है ना कलेक्टिव फंक्शनिंग के हाउस के लिए, मतलब हाउस के कलेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अगर भाषण देने दिया ही नहीं जाए तो भाई फिर हाउस फंक्शन कैसे करेगा? तो पहला यही है कि प्रिविलेज क्लेम्ड हैज टू बी कनेक्टेड टू द कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। समझ गए होंगे बात को। दूसरा क्या है, इट्स नेसेसिटी मस्ट बियर ए फंक्शनल रिलेशनशिप टू द डिस्चार्ज ऑफ एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब मान के चलिए कि भाई जो लेजिस्लेचर वो प्रश्न पूछना चाहता है, अब भाई उसे प्रश्न पूछने ही ना दिया जाए, मना कर दिया जाए, उस पर केस लगा दिया जाए, तो ये जो है ना लेजिस्लेचर की एसेंशियल ड्यूटीज के खिलाफ हो जाएगी। तो जब ऐसा दो मुद्दा आएगा तब वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्वालिफाई हो जाएगा। ये टू फोल्ड टेस्ट आप याद रखेंगे, ये मेंशन कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि अगर कोई लेजिस्लेचर के खिलाफ ब्राइबरी केसेस आ रहा है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई स्पीच के लिए, वोटिंग के लिए पैसे दिए गए हो, तो उस पर क्रिमिनल कोर्ट्स एक्शन ले सकते हैं। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले हैं इसलिए क्रिमिनल केसेस तो लागू ही नहीं होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। उसके बाद देखिए जो स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, इसमें क्या है, मकसद क्या है, टू स्पीक एंड वोट विदाउट फियर, वो एप्लीकेबल है इलेक्शंस टू द राज्यसभा एज वेल एज इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अब मेंबर्स जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में, तो वो भी आपका क्या है, तो इन सब मुद्दे के लिए वो ऑटोनोमस तरीके से मेंबर्स वोट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अगला मुद्दा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज तो हो गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो कहाँ कहाँ से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आती हैं। तो 5 सोर्सेज बताया गया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दूसरा है वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, उसके बाद जो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, इनके जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ बातें कही गई होती है। ओके, उसके बाद पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जैसे एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो पीवी नरसिम्हा राव का था, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर। तो ये सब बात है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, तो इसको भी हम समझते हैं। तो सिंपल है समझना, एक तो फंक्शनैलिटी को इंश्योर करता है, लाइक जो प्रिविलेज दिए गए हैं, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये किस लिए दिया जाता है कि जो संसद है, जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, उस पर इंडिपेंडेंट वॉइस आए, बिना कोई प्रेशर के खुलकर अपनी बात रखी जाए। ऐसा नहीं कि भाई जो गवर्नमेंट है उससे डर जाए और फिर वो अपनी बात नहीं रखे, तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के खिलाफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इंश्योर अटेंडेंस ऑफ एमपी इन पार्लियामेंट्री सेशन। अगर प्रिविलेज है ही नहीं तो पता चला कुछ भी हम बोलेंगे भाई मेरे खिलाफ ही एक्शन हो जाएगा, तो फिर वो अटेंड भी नहीं करेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स, द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट एंड टू रेगुलेट इट्स ऑन बिजनेस, वो पार्लियामेंट के पास है
तो इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट की ऑथोरिटी और डिग्निटी भी प्रोटेक्टेड रहती है। ये सब मुद्दा जो है वो जुडिशरी के पास नहीं जाता है जनरली। उसके बाद देखिए प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये मैंने आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें जो लेजिस्लेचर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जहां हमें देखने को मिलता है, एक तो है आर्टिकल 105 दैट डील्स विद द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड कमिटी। सिमिलरली आर्टिकल 194 जो है स्टेट के लिए जो प्रिविलेज है उसकी बात करता है। फिर देखिए राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसमें ये बोला गया कि भाई कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स, उसके रिपोर्ट्स, उसके कुछ फाइंडिंग्स को अगर पब्लिश करना चाहता है तो वो फ्रीली पब्लिश कर सकता है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं दी जाएगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये आप देखिए आर्टिकल 105 क्लॉज 2 स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings. Similar concept applies to the state legislature under article 194 clause 2. ओके उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इसे अपने मेंस आंसर राइटिंग में। तो जब आपका सेशन ऑन होता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन हो या पार्लियामेंट का सेशन हो, तो उस सेशन के ऑन होने से 40 दिन पहले और सेशन जब खत्म हो रहा हो तो उससे 40 दिन बाद तक, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं लागू हो सकता है। याद रखना है, कोई भी सिविल केस लाइक भाई मारपीट का कोई केस हो गया है ना, वुमेन को परेशान करने का केस हो गया, तो ये सब जो है मतलब डोमेस्टिक वायलेंस सब, तो ये सब लागू नहीं होगा। ये आप देखिए दिया भी गया है, दिस प्रिविलेज इज लिमिटेड टू द सिविल केस एंड एमपी डज नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्शन इन ए क्रिमिनल केस। भाई कोई जाके खून कर दिया एमपी ने, तो ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर भी इम्यूनिटी लगी रहेगी, वो तो क्रिमिनल केस हो गया, तो उस पर केस चलेगा, चाहे 40 दिन हो, चाहे 40 दिन पहले हो, चाहे विद इन द सेशन हो। ओके उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इसमें क्या बोला गया आप देख लीजिए आर्टिकल 105 क्लॉज 2 दैट नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। तो यही तो इम्यूनिटी है, इसी पर तो पूरा खेल है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे पार्लियामेंट में जब भी चर्चा होती है तो काफी खुलकर क्रिटिसिज्म किया जाता है, गवर्नमेंट का आवाज उठाई जाती है। ओके उसके बाद देखिए जो आर्टिकल 121 है वो रेस्ट्रिक्ट करता है मेंबर्स को फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी ये मैंने सेपरेशन ऑफ पावर में बताया है आपको, एक तरफ जज का प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा, उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का मैटर कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा, ये संविधान के आर्टिकल में दी गई है। ओके उसके बाद देखिए ये भी अधिकार दिया गया है, कोई भी स्ट्रेंजर्स है जो मेंबर नहीं है सदस्य के, वही स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव द पावर एंड राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द हाउस फ्रॉम द प्रोसीडिंग, तो उनको बैठने से प्रोसीडिंग से बाहर किया जा सकता है। ओके ताकि फ्री एंड फेयर डिस्कशंस हो सके। कभी कभी ये होता है ना, आप देखेंगे कि भाई कोर्ट है, कोर्ट में कोई सबूत देने वाला व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, पता चला कि भाई एक आरोपी का ही कोई व्यक्ति है जो उसको डराने के लिए कोर्ट में बैठा हुआ है, तो कभी कभी प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर, तो उससे भी फेयर सबूत नहीं निकल पाएगा, है ना। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लगभग लगभग सिमिलर बात ही है, ठीक है। तो आप पॉइंट्स जो है वो कॉमन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल तो पहले यही उठता है कि भाई अपोजिशन कौन है, तो जो गवर्नमेंट में सरकार है उसके विपरीत जो भी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो मौजूद है वो हो गया अपोजिशन। तो अपोजिशन क्या कार्य करेंगे,
गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेंगे, सजेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा क्रिटिसाइज ही किया जाएगा, कुछ-कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर सजेशन दिए जा सकते हैं। जैसे अभी बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, ठीक है? तो अब ये लेट्स से कि डिस्कशन पेपर ओपन किया गया, तो विभिन्न पार्टीज़ से सजेशन माँगे गए कि आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या आपके क्वेश्चन्स हैं? तो एक तरफ है गवर्नमेंट जो कुछ लाना चाहती है, ठीक है? लेजिस्लेशन लाना चाहती है, पॉलिसी लाना चाहती है, दूसरी तरफ है अपोजिशन जो उसकी कमियों को उजागर करना चाहती है। कुछ लूपहोल्स हैं, तो उस लूपहोल्स को दूर करने के लिए सजेशन भी दिया जा सकता है। तो ये सब काम होता है अपोजिशन का, ठीक है? और या फिर कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, किसी की अ, आवाज़ उठानी हो तो फिर ज़रूरतमंद के लिए आवाज़ भी उठाया जाता है। हो सकता है गवर्नमेंट उनके लिए सुन नहीं रहे होंगे, जैसे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही थी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं। ये कुछ बातें हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल दे के इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि आप लिंक कर सकें क्या चल रहा है। सिर्फ़ थ्योरेटिकल पर डिपेंडेंसी रहने से आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो डेवलप नहीं होंगी। इस चीज़ को आप मानिए। तो जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का पिलर ही है अपोजिशन, ये भी आप मान सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्टैंड्स एज ए नेसेसरी काउंटर बैलेंस टू द रूलिंग पार्टी। तो सीधे अब आते हैं कि क्या रोल है अपोजिशन का। एक तो ये कि वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है, ठीक है? जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, उस प्रोटेस्ट में जहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल किया जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अपोजिशन मौजूद रहता है। फिर देखिए इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जो भी एक्शंस गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसी लेकर आ रही है, कानून लेकर आ रही है, तो उस पर सवाल-जवाब करना, क्वेश्चन पूछना। पार्लियामेंट में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोशन लाए जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? अकाउंटेबिलिटी ही इंश्योर किए जाते हैं। फिर देखिए, ये 2 ही पॉइंट बोली गई है, हालाँकि और भी पॉइंट्स इसके होते हैं, कुछ आप ज़रूर मेंशन करिए। बाकी अगर हम बात करें क्या इश्यू चल रही है अपोजिशन को लेकर, तो एक तो ये है कि भाई कभी-कभार ऐसा होता है, कभी-कभार क्या 17th लोकसभा में देख ही लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज़ ही नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि एक नियम है कि भाई अगर ऑफिशियल रिकॉग्निशन लीडर ऑफ अपोजिशन का होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, कम से कम वो 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा लेकर आए। तो इसका मतलब 55 सीट्स या फिर 55 से ज़्यादा, 55 या 55 प्लस। तो पिछले लोकसभा में उतना नहीं आया था, इसलिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं हुई थी, और ऐसे में बहुत सारे जो पद है जहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन का होना ज़रूरी होता, वो भी खाली रह गया था। ठीक है? तो ये एक इश्यू है इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को लेकर। हालाँकि 18th लोकसभा में वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन की ऑफिशियल रिकॉग्निशन हो गई है, क्योंकि जो आईएनसी के लीडर है, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज़ किए गए। क्योंकि इस बार सीट जो है कांग्रेस को कितनी आई थी? 99, ठीक है? तो ये बात है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड एफर्ट्स भी नहीं होती है। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, वो सब चीज़ की कमी है। इसलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो जाती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे पर यूनाइटेड नहीं होते हैं। कोई गवर्नमेंट का साथ दे रही है, तो कोई अपोजिशन का साथ दे रही है। तो ऐसे में बँट जाएँगे तो फिर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म या फिर डिलिबरेट डिस्कशंस नहीं हो पाती हैं। फिर डिफेक्शन भी एक मुद्दा है कि बहुत बार क्या होता है ना, आप देखे होंगे पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। पद का लालच दे दिया, मिनिस्टर का लालच दे दिया गवर्नमेंट ने अपोजिशन के मेंबर्स को, तो वो छोड़कर इसमें जुड़ जाते हैं, गवर्नमेंट में चले जाते हैं, है ना? तो पहले तो डिफेक्शन का नियम था नहीं, 10th शेड्यूल जब नहीं था, तो जब 10th शेड्यूल आया तो थोड़ा-सा कंट्रोल हुआ, लेकिन इसमें भी लूपहोल्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। तो क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? एक तो लीगल रिफॉर्म्स है। लीगल रिफॉर्म्स में ये होना चाहिए कि जब भी लेट्स से कि अपोजिशन पार्टी को 55 सीट्स या उससे कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज़ ना हो,
ये होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकली संख्या पद लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्निशन मिल जाए। ओके, तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली नहीं रहेगा और फिर पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित होगी। फिर देखिए, एक तो रिफॉर्म्स इन द स्टेटस, जो 10% का नियम है वो इनकंसिस्टेंट है विद द सैलरी एंड अलायंसेस ऑफ द लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 77। तो इसमें वही सजेस्ट किया गया कि भाई जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग मिले। उसके बाद है नेशनल इंटरेस्ट, जो अपोजिशन है शुड यूनाइट अलोंग द पार्टी लाइंस। और भी अपोजिशन पार्टी होते हैं ना, तो वो सब एक साथ आकर फिर गवर्नमेंट की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत बार यही होता है कि पार्टी के भी सामंजस्य नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करने की जरूरत है। तो ये पूरा हमने देखा अपोजिशन वाला मुद्दा। अब हम चलते हैं रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स। वैसे मैंने इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में इसे डिटेल से कवर किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर जाके कवर करेंगे। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से महिलाओं का जो इश्यू है हमने कवर किया और आपने उसे पसंद भी किया है। तो कोशिश करिए कि वो भी जो आपका टॉपिक है ना साथ के साथ खत्म होता जाए, तो बर्डन नहीं होगा। नहीं तो ये दिसंबर खत्म होने के बाद आपको प्रीलिम्स का बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, सेकंड अटेम्प्टर हैं, तो ज़्यादा बर्डन आएगा। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी टॉपिक को खत्म करते चले, दैट इज द पॉइंट। तो देखिए, अगर हम बात करें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है ना पॉलिटिक्स में, वो बहुत कम रहा है, अभी भी कम ही है। आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो राजा महाराजा होते थे पहले के समय में, उसमें भी आप देखेंगे कि वेमेन जो है वो कोई राजा का पद संभालती नहीं थी, मेल डोमिनेटेड किंग ही हुआ करते थे, है ना। तो क्या दिखाता है, पैट्रियार्की ही दिखाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं करंट कंटेक्स्ट की। एक डाटा से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या महिलाओं का पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हाउस में सदस्यता है कि नहीं, वो अपने पॉलिटिकल वॉइस को रिप्रेजेंट कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, वो भी है। लोकल लेवल पर क्या स्टेटस है इनका। और अभी हाल फिलहाल में तो चलिए थोड़ा सुधार भी हो सकता है, जब आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश हो चुका है, पारित हो चुका है, तो आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट होगा भी। जब आपका सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद ही देखा जाएगा, महिलाओं को रिजर्वेशन वाला नियम वहां पर लागू होगा। ठीक है, फिर देखिए इंडिया का जो रैंकिंग है इज ए कंसर्निंग 141st है अमंग द 185 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो दिखाता है कि महिलाओं का जो रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है। और डाटा के अनुसार देखिए 15% अप्रोक्स जो लोकसभा में सीट्स हैं वो महिलाओं ने ऑक्युपाई कर रखी है। और अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार जहाँ तक मैं चेक कर पाया था माई नेता .com के वेबसाइट पर, शायद वहाँ पर 14% रिप्रेजेंटेशन थी। कुछ कुछ राज्यों में बढ़िया पिक्चर है, कुछ कुछ राज्यों में बहुत खराब है। जैसे बिहार और राजस्थान में स्लाइटली बेटर है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्लियामेंट के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन लो है, स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर भी लो है। ठीक है, वैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पोजीशन अच्छा है महिलाओं का, क्यों? तो आंसर आपको पता होगा, थोड़ा सा आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम समझे कि आप चीजें रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं। तो क्या चैलेंज है दैट हिंडर्स द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट? तो चाहे पार्लियामेंट हो स्टेट लेजिस्लेचर हो, कॉमन पॉइंट होगा पेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस है। ओके, कि भाई एक पैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि महिला के पास उतनी क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है। भाई जो मेल है वही सबसे पावरफुल होता है, वही निर्णय ले सकता है, वही बढ़िया कर सकता है। ये होता है पैट्रियार्की। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन के पार्टिसिपेशन को हिंडर करती है और इसके कारण उनका जो रोल है ट्रेडिशनल वर्क में वो ज़्यादा दिखता है
rather than political or the higher political system. ओके, फिर दूसरा हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। अभी आप देखिए ना, अगर कोई महिलाएं जॉब कर रही हैं तो घर का भी केयर उन्हें करना पड़ेगा, और जॉब में है तो जॉब में टाइमिंग भी देनी पड़ेगी, तो डबल लोड हो गया ना। तो इसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो रिपिल होगा, एक प्रकार से इनर्शिया बन जाती है। भाई मल्टीपल वर्क से बढ़िया है कि अपना एक ही वर्क में रहो, या तो हाउस होल्ड, या तो पॉलिटिकल, या तो जॉब। उसके बाद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी हो गया। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी महिलाओं की ज़्यादा देखने को मिलती है, एज वेल एज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एक्ट एज सब्सटेंशियल इम्पेडिमेंट्स टू द वुमेन्स पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। फिर आइडेंटिटी मास्किंग। आइडेंटिटी मास्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर महिला इंडिपेंडेंट तरीके से खड़ा होकर वोट मांगने जाएंगी, भाई मुझे वोट दो, मैं ये सुधार कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो हो सकता है जनता वोट ना दे, पेट्रियार्कल माइंडसेट। लेकिन यही अगर किसी ब्रांडेड पॉलिटिकल पार्टी से वो खड़ा हुई है, सीट मिला है, तो भले ही उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तो आइडेंटिटी है, तब वो जीत जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मास्किंग। उनके जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो छुपी हुई है इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिटी। उसके बाद एटीट्यूडनल बैरियर्स। एटीट्यूडनल बैरियर्स यानी कि ये जो विचारधारा है कि महिलाएं वीक है, बायोलॉजिकली कमजोर हैं, वो निर्णय नहीं ले पाएंगी, वो इमोशनल होती हैं, ये सब जो एटीट्यूडनल बैरियर्स है वो भी महिलाओं को हायर पोजीशन पर हायर अचीवमेंट करने से रोका जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है पॉलिटिकल सिस्टम में तब क्या बेनिफिट होगा, तो भाई बेनिफिट तो होना ही है। एक तो ये है कि भाई 50-50% पॉपुलेशन है ना, इतना तो आप जानते ही है, सेंसस का डाटा भी उठाकर देख लीजिए, लगभग 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष है। तो भाई 100% पॉपुलेशन का पॉलिसी और भविष्य से पुरुष ही निर्णय थोड़ी ना करेंगे। महिलाओं का जो मामला है वो महिलाएं अच्छे तरीके से समझती हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी तो महिलाओं के इश्यू को अच्छे से वो हैंडल कर पाएंगी। तो जेंडर सेंसिटिव अप्रोच के लिए जरूरी है इफिशिएंसी इन द गवर्नेंस। आप देख सकते हैं कंट्रीज लेड बाय वुमेन सच एज जर्मनी, न्यूजीलैंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कमेंडेबल इफिशिएंसी इंक्लूडिंग इफेक्टिव पैंडेमिक मैनेजमेंट। उसके बाद डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। भाई पार्लियामेंट में डाइवर्स थॉट्स आएंगे, डाइवर्स विचारधारा आएगा, तो कोई भी बिल पॉलिसी लाएगी तो उसमें वो सब चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और वो ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंट होगा तब और अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। फिर देखिए इनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबनेस देन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम महिलाओं को प्रोत्साहन करने की बात करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म देश कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो भाई जब तक हम अपने देश में वो इक्वलिटी दे ही नहीं पाएंगे, तो बाहर जाके बात करने से हमारी क्या इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? नहीं ना, वो तो हमें एग्जाम्पल यहीं पर सेट करना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद है सजेस्टेड मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो एक तो ये है कि भाई जिपर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो रवांडा की एक प्रैक्टिस है, जहां पर एवरी थर्ड सीट इन ए पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 3 में से 1 सीट, लगभग 33% सीट कह लीजिए आप, ठीक है, रिजर्व फॉर द वुमेन। तो इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी में भी आपको जेंडर पर्सपेक्टिव का एविडेंस मिल जाएगा। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी में होगा, पॉलिटिकल पार्टी में हुआ तो फिर आपको वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, इन दोनों में हुआ तो गवर्नमेंट में भी हो जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही तो चुना जाता है एग्जीक्यूटिव। ओके, उसके बाद स्टीरियोटाइप्स जो बंधे पड़े हैं कि भाई महिलाएं जो है ट्रेडिशनल रोल्स के लिए ही अच्छी हैं, उन्हीं के लिए वो पैदा ली हैं, तो इस रोल को एंड करना है, encouraging women to step out of their traditional roles and take up the leadership position। उसके बाद इनर पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की जरूरत है, जहां पर सहमति हो कि हाँ भाई महिलाओं को पार्टिसिपेशन दिया जाए, उनको भी पोजीशन दिया जाए, जगह दी जाए, हायर लेवल का पोजीशन दिया जाए उन्हें। ओके, उसके बाद वुमेन्स को लोकल बॉडीज से एलिवेट किया जाए। अभी क्या है, महिलाओं को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है भाई, रिजर्वेशन तो चलो ठीक है पार्लियामेंट के लेवल पर दिया है, पार्लियामेंट नहीं, ये लोकल लेवल पर दिया है, लेकिन क्या महिलाएं सिर्फ लोकल लेवल पर ही अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी
के लिए फाइट करती रहेंगी। स्टेट लेजिस्लेचर पर भी चाहिए ना, पार्लियामेंट के लेवल पर भी चाहिए। तो हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी रिसेंट में जो पास हुआ है आपका रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन जो पास हुई है, आई थिंक कौन सा बिल का नाम है भाई, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना वो शायद, हाँ वही है। तो उससे आपको स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है 1/3 सीट का वो दिया जाएगा। तो अब जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। तो अगर ये पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर रिजर्वेशन आता है तो उसके भी कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें दिखेंगे। एक तो है इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन, एम्पावरमेंट, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, अब वो अपनी आवाज को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर के सामने अच्छे से रख पाती है। वुमेन के मुद्दे, वुमेन के इश्यूज काफी अच्छे से उठाए जाते हैं। फिर देखिए डिसीजन मेकिंग में इनका रोल बढ़ रहा है, लोकल गवर्नेंस के लेवल पर ही सही, और धीरे धीरे ऐसे ही तो अपलिफ्टमेंट होगा। फिर देखिए यूएन वुमेन 2012 रिपोर्ट है जो हाईलाइट करता है सक्सेस स्टोरीज ऑफ वुमेन लीडर्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। इट्स शोकेस कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी ने एम्पावर किया है महिलाओं को टू टेक अप द लीडरशिप रोल्स एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट देयर कम्युनिटीज बाय फोकसिंग ऑन वेरियस इश्यू which needs to be focused upon like education, health, वुमेन सेफ्टी। अब वुमेन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है आज के समय में, साइबर बुलिंग सब होता है तो महिलाएं इनके ज्यादा शिकार हो सकती हैं। तो इन सब मुद्दे पर महिलाओं का जो वॉइस है, कलेक्टिव वॉइस, वो भी एक इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट होना ज्यादा मायने रखेगा। ओके, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उन्होंने कुछ लिमिटेशंस भी क्रिएट किया। एक तो प्रॉक्सी कैंडिडेट, यानी कि महिलाएं चुनी जा रही हैं रिजर्व सीट पर, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन ले रहा है उनके पतिदेव, हस्बैंड, या फिर मेल डोमिनेटेड पर्सन। सरपंच पति का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन के सीट पर तो हमने महिलाओं को खड़ा कर दिया, लेकिन पता चल रहा है कि भाई ये करना है, वो करना है, अरे इतना पैसा उसमें खर्च करो, उसमें खर्च करो। तो ये महिलाएं अपनी स्वतंत्र डिसीजन ना लेकर जो उसके पीछे पुरुष खड़ा है वो डिसीजन उससे करवा रहा है, तो ये सही चीज नहीं है ना। ये उनकी ऑटोनोमी के खिलाफ है, ये उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ है। ऐसे में वो इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले सकेंगी और हायर पोजीशन पर वो कभी एलिवेट भी नहीं हो पाएंगी। उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये तो हर जगह इश्यू फेस करना ही पड़ता है महिलाओं को। आप देखिए पैट्रियार्कल माइंडसेट, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन द पॉलिटिक्स। ओके, तो बैलेंस में आप क्या लिखेंगे कि जो 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें, मतलब 17th लोकसभा जो अभी खत्म हुई है उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा था। उसमें एक पॉजिटिव एक्शन ये हुआ, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। तो बस ये जरूरी है कि जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे डिले ना किया जाए। और इस पर तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा जो मुद्दा है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, देयर बेनिफिट, देयर कॉन्स, कॉन्स तो नहीं कहेंगे, क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको हमने देखा। अब हम आएंगे अगला मुद्दा जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। ठीक है, ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपका ये खत्म ही होगा, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 मिनट और लगेगा, उसके बाद ये पूरा खत्म होने वाला है। तो अगला मुद्दा है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन को समझने से पहले डिफेक्शन क्या होता है उसे हम समझेंगे। डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल। ठीक है, तो पहले क्या होता था जब ये कानून नहीं था, तो जो एक पार्टी के मेंबर्स हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो भी सदस्य हैं, अब क्या है कि गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट कर सकती थी पोजीशन देकर, पैसे देकर, कि भाई आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, बदले में मैं आपको पर्सनल बेनिफिट्स दूंगा, ये दूंगा।
ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ऐसी चीजें चलती थी। तो इससे क्या है ना, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती थी। कहने का मतलब ये है, जब पास्ट में कोalition गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ करता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेंबर्स को पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, तो मेंबर्स नाराज हो जाते थे और वो दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो गए, सरकार गिर गई, अनस्टेबिलिटी आ गई, तो पॉलिसीज कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली कौन प्रभावित हो रहा है? देश का विकास प्रभावित होगा, है ना। तो उसी को दूर करने के लिए, इस हॉर्स रेसिंग को दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था और इसे संविधान को संशोधन करके लाया गया। 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1985 में, इसमें संविधान में एक एंटी डिफेक्शन का प्रोविजन लाया गया था ताकि मेंबर्स के डिफेक्शन को रोका जा सके। और हाँ, इसमें ये भी एक प्रोविजन है कि अगर जरूरत आ गई कि एक पार्टी को छोड़ना ही है, दूसरे पार्टी में जाना ही है, तो एक सर्टेन कंडीशन है कि अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स दूसरे पार्टी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब वो एलिजिबल होगा। तो वो आगे हम देखने वाले हैं, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, रुकिए। क्या है ना कि एंटी डिफेक्शन में अभी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कुछ सदस्य होंगे, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, इसमें भी सदस्य होंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर नहीं लगती है जब 2/3 जो मेंबर्स है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ए गोज टू पॉलिटिकल पार्टी बी, ज्वाइंस द पॉलिटिकल पार्टी बी। 2/3 की बात हो रही है, उससे कम है, चाहे 2 हो 5 हो, तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। कौन निर्णय लेगा एंटी डिफेक्शन के ऊपर? डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? तो जो आपके प्रोसाइडिंग ऑफिसर हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वो निर्णय लेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए और इस अमेंडमेंट के माध्यम से 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, by which legislature may be disqualified on grounds of defection। और इसमें क्या कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, तो आप देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पहला कंडीशन है कि लेट्स से एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सदस्य होंगे, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं, अगर वो वॉलेंटरी अपने मनमर्जी से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को त्याग देते हैं, तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो मेंबर्स वोटिंग से इनकार कर देते हैं या फिर वोट देते हैं बट पॉलिटिकल पार्टी ने जो डायरेक्शन जारी किया है उस डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोटिंग देते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रियर परमिशन फ्रॉम दैट पार्टी, तो वो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर आप देखिए, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए और इंडिपेंडेंट जीतते भी है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द इलेक्शन, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, वो, ठीक है, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और सी टुक द सीट इन द हाउस। मतलब लेट्स से आज वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होके हाउस में गए, अब अगर 6 महीने के भीतर भीतर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो डिस्क्वालीफाई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इस पर प्रीलिम्स में आई थिंक कि 2 बार तो क्वेश्चन आया ही है, तो अच्छे से आपको एंटी डिफेक्शन पर कमांड करके जाना है। मैंने वैसे आपको समझा दिया, इस अमेंडमेंट को याद रखना है, 10th शेड्यूल को याद रखना है और ये ग्राउंड को याद रखना है, और जो मैंने एक्सेप्शन बताया था 2/3 वाला वो भी याद रखना है, तो आपका जो भी लीगल प्रोविजंस है ना वो क्लियर हो गया है।
अब हम चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एंटी डिफेक्शन का। तो नाम से ही क्लियर कर रहा है, दल बदल को रोकने के लिए लाया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो फेथ है इलेक्शंस का, डेमोक्रेसी का, वो बढ़ेगा। अदरवाइज बार बार आप देखते नहीं है कि भाई ये नेता, ये लीडर्स इस पॉलिटिकल पार्टी में थे, आज कल उसमें चला गया, तो लोगों का भरोसा ही उठ जाता है कि भाई ये जब अपने प्रति जिम्मेदार नहीं रह पाते, अपने आइडियोलॉजी के प्रति जिम्मेदार नहीं रह पाते, तो हमारा क्या ये ध्यान रखेंगे। तो ये एक चीज है। उसके बाद देखिए हॉर्स ट्रेडिंग कम होगा। मैंने आपको बताया, आया राम गया राम, लालच के कारण, पद के कारण, मिनिस्टर्स के पोजीशन के कारण, ये सब बहुत चीजें होती है। फिर मनी पावर कम होगा, नहीं तो पैसे से भी खरीदा जाता है एमएलए और एमपी। फिर देखिए एंश्योर्स स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होगी। अदरवाइज दल बदल नियम नहीं था तो कोई भी एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता था, और पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं इस इनस्टेबिलिटी के। तो इसके कारण पॉलिसी भी कंटिन्यू नहीं रह पाती, अल्टीमेटली लोगों का जो विकास है वो प्रभावित होता है। फिर देखिए पार्टी डिसिप्लिन को भी ये प्रमोट करता है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना हमने बताया आपको, ये क्या है, पार्टी के अनुसार डिसीजन लिया जाए, ये बात सुनिश्चित करता है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज हैं कि एमपीज के इंडिपेंडेंस को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखिए ये जो बोला गया है एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, और वोटिंग देते भी है तो पार्टी के लाइंस के विपरीत है या उनके ओपिनियन के विपरीत है, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसे में तो भाई कोई भी पार्टी के सदस्य अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं रेज कर पाएंगे ना, तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए इनजस्टिस टू द कंस्टिट्यूएंसीज दोज हैव इलेक्टेड देम इन द इलेक्शंस, तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी वॉइस को रेज कर पाते, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द पार्टी गाइडलाइंस वो नहीं रेज कर पाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिससे वो चुने गए हैं उनके लिए भी इनजस्टिस वाली बात हो गई। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी, बी आर अम्बेडकर वाइल ड्राफ्टिंग द बिल फेवर्ड स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था ओवर द एफिशिएंसी। ओके, तो आप देखिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ कमज़ोर है, वीक है, तो ना ही एफिशिएंसी ना ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद लिमिटेड डेलिब्रेशंस, मिसयूज ऑफ लॉ बाय द स्पीकर। बहुत बार ये होता है ना कि स्पीकर जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर, खासकर तब जब दूसरे पार्टी से कोई मेंबर गवर्नमेंट के पार्टी में जुड़ रहा हो। और जनरली आप देखेंगे कि जो स्पीकर होते हैं वो मोस्टली वो करंट गवर्नमेंट के पार्टी से ही रहते हैं, तो थोड़ा सा न्यूट्रलिटी में डेफिशिएंसी दिख सकती है, जैसा कि रेज किया जाता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके बाद देखिए रोल ऑफ एमपी एंड एमएलएज आर अंडरमाइंड, वही बात हो गया। उसके बाद नो बैरियर फॉर द होलसेल डिफेक्शन, यानी कि रिटेल डिफेक्शन को तो प्रोहिबिट कर रहा है, 1 2 3 4 करके डिफेक्ट हो रहे हैं दूसरे पार्टी में जा रहा है तब तो है, लेकिन अगर होलसेल डिफेक्शन हुआ यानी कि बहुत सारे मेंबर चले गए, जैसे 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर चले गए, तब तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। फिर देखिए इश्यूज विद द मर्जर प्रोविजन, ये मैंने आपको बताया कि एक से अलग होकर दूसरे में जाके मर्ज हो रहा है 2/3 संख्या वाले, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। तो वे फॉरवर्ड वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि पार्लियामेंट शुड सेट अप इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल व्हिच कैन बी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द हायर जुडिशरी, वो डिफेक्शन केसेस फास्टली इम्पार्शली डिसाइड कर सके। फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंटी डिफेक्शन को डिसाइड करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया कि भाई 6 महीने में डिसाइड करना है, 3 महीने में करना है, कोई टाइमलाइन नहीं। तो ये टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। और देखिए डिसीजंस अंडर द 10th शेड्यूल शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अभी क्या है, 10th शेड्यूल के मुद्दे पर डिफेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करती है, लेकिन इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं ऑन द एडवाइस गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पूरा इलेक्शन के ही मैटर को डील करती है, तो ये ज़्यादा सही तरीके से हो सकता है डिफेक्शन के केसेस को आकलन करे। उसके बाद देखिए चेंजिंग लाइक बेयरिंग द डिफेक्टर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स
रिजाइन फ्रॉम द सीट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अगर रिजाइन हो गया या फिर वो उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो दोबारा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्रोविजन किया जा सकता है। अभी तो है नहीं वैसे इस प्रकार के प्रोविजंस। उसके बाद मनी पावर के रोल को कब किया जा सकता है? बाय रिविजिटिंग द प्रोविजंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही खत्म हो गया है वैसे। फिर देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, उनके पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें तो बात वही रिपीट होकर आ रही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए शुड बी लिमिटेड टू द केस जहां पर मेंबर वॉलेंटरी गिव अप करती हैं मेंबरशिप को ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बस यही। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना कि एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग, तो इसके कारण भी डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल के पर्सनल फ्रीडम टू स्पीक, टू रेज द वॉइस, टू क्रिटिसाइज द बिल अगेंस्ट विच इज अगेंस्ट द पार्टी और विच इज इन सपोर्ट ऑफ पार्टी, तो वो किया जा सकता है। अदरवाइज इस पॉइंट के कारण, इस प्रोविजन के कारण जो एमपी एमएलए वो इंडिपेंडेंटली अपने वॉइस को रेज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ हो जाएगा एंड द पार्टी कैन इनेबल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर। ओके, ये है। दूसरी बात वही बात हो गई कि द इश्यूज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द इलेक्शन कमिश्नर्स एडवाइस। कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस भी है, जैसे आर्टिकल 70 ऑफ द बांग्लादेश, ये क्या कहते हैं कि जो मेंबर हैं वो वेकेट करेंगे अपने सीट को अगर वो रिजाइन कर देते हैं और वोट करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिवन बाय पार्टी, और डिस्प्यूट स्पीकर ही हैंडल करते हैं। वैसे तो इंडिया का ही सिमिलर प्रोविजन है ये। फिर आर्टिकल 46 ऑफ द सिंगापुर कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें क्या कहा गया है कि जो सदस्य हैं दे मस्ट वेकेट हिज सीट इफ ही रिजाइंस और इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज पार्टी। बट यहाँ पर ये बात बोली गई है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। इंडिया में क्या है? स्पीकर। ओके, तो ये पूरा हमने डिस्क्वालिफिकेशन वाले मुद्दे को डिस्कस किया है, लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर आप समझिए कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट या जो चेयर करेंगे राज्यसभा को वो हो गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में है तो वहां पर भी आपके चेयरमैन होते हैं, वो सब आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला। तो उसे हम देखते हैं, बस लास्ट ही है, उसके बाद खत्म होगा 15 से 20 मिनट। ओके, तो वैसे आपको एक बात बता देते हैं कि जो स्पीकर है या फिर डेप्यूटी स्पीकर है वो बेसिकली फ्रॉम द हाउस मेंबर्स उनमें से ही चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक प्रॉपर इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, लेकिन स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का जो चयन होता है वो फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस से ही होता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हाउस के सदस्य नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रेसिडेंट सदस्य नहीं होते उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होता है भाई? तो एक तो ये कि भाई जो हाउस है उसको चेयर करना और पूरा जो डेकोरम है, डिसिप्लिन है हाउस की मेंटेन करना, किसको बोलने देना है, कितने समय तक बोलने देना है, ये जो बिजनेस है ना हाउस की उसको रेगुलेट करना। तो ही इज द गार्जियन, ही और सी भी कह सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है, क्या दिक्कत है। ही और शी इज द गार्जियन ऑफ द पावर्स एंड द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स द हाउस एज ए होल एंड इट्स कमिटी। बहुत सारे कमिटी के जो चेयरपर्सन है उसको भी ये अपॉइंट करती हैं। ओके, अभी आपको बताना है कि प्रेजेंट में लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे। तो ये जो पोजीशन है स्पीकर का, ये 1921 में क्रिएट हुई थी और इसके पीछे जो बैकग्राउंड एक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला। ठीक है, तो ये था। और उस समय जो स्पीकर है उसको प्रेसिडेंट बोला जाता था
तो 1935 का जो एक्ट है उसने नोमेनक्लेचर प्रेसिडेंट्स को चेंज करके स्पीकर का नाम दिया। सिंपल सा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है कि कैसे ओरिजिन हुआ है, ताकि यहाँ से भी आपको एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट मिल जाए। अब हम डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये आप देखिए, मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम, प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। ये याद रखना है आपको। अगर कोई बिल है जो लोकसभा ने एग्री कर लिया, राज्यसभा डिसएग्री हो गया, ठीक है, या फिर राज्यसभा एग्री हुआ, लोकसभा डिसएग्री हो गया, तो वैसे केस में ना ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होगा। ओके, तो प्रिसाइड कौन करेगा ज्वाइंट सिटिंग में? और ज्वाइंट सिटिंग में बेसिकली होता क्या है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों बैठेंगे एक साथ, और फिर उस ऑर्डिनरी बिल पर चर्चा होगी, उसको पास किया जाएगा। तो प्रिसाइड करने वाला भी तो कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो स्पीकर ही होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और अगर स्पीकर नहीं है तो कौन? तो डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तब कौन? तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलिए, ये सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। ओके, फिर देखिए, हाउस को एडजर्न करना, एज वेल एज अगर कोरम नहीं है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन द हाउस टू स्टार्ट द सेशन, उसी को हम कोरम कहते हैं। और वो 1/10 होता है ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ। जैसे राज्यसभा के लिए 250 टोटल स्ट्रेंथ है, तो 25 कम से कम होना चाहिए सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो टोटल अगर मिला दिया जाए ज्वाइंट सिटिंग के लिए, तो उसके लिए भी वही 1/10 वाला नियम लागू होगा, है ना। तो अगर कोरम नहीं है तो फिर वो हाउस को स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर सेशन को बीच में सस्पेंड करना है ना, तो उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट। द हाउस इज एडजर्न फॉर 1 आवर 2 आवर, ऐसा आप सुने होंगे अगर आप पार्लियामेंट्री सेशंस देखते हैं टीवी पर। तब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही रोल निभाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। और उनका जो डिसीजन होता है मनी बिल के ऊपर, वो फाइनल होता है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आप देखिए। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि डिस्क्वालिफिकेशन को भी ये निर्धारित करेंगी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, कि भाई कौन डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। फिर देखिए, द प्रिविलेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर गार्ड्स द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। बहुत सारे कमिटी के ये चेयरमैन भी होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी। उसके बाद एजेंडा ऑफ द हाउस, किस मुद्दे पर डिस्कशन करना है, कौन से मुद्दे को आज उठाना है, तो ये पूरा जो एजेंडा ऑफ द हाउस है वो डिस्कस करती हैं। और इससे टाइमली डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करने में भी इनका रोल रहता है। ओके, एंड आप देख लीजिए, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, जो स्पीकर है इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज दीज रूल्स। बट कुछ इश्यूज भी हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आपको उम्मीद करते हैं दिक्कत उतना नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कंसेप्चुअल है नहीं। मैंने जो कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, वो मैं बताते चल रहा हूँ। बाकी अगर एक एक वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करता चला गया तो काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि टू द पॉइंट रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या कंसर्न्स है? तो एक तो ये बोला जाता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, कभी-कभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको ही पालन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, उत्तराखंड असेंबली के स्पीकर डिफेक्शन के केस पर डिसाइड करते हैं, वो भी तब जब उनके रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन पेंडिंग है ना। और फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो इंटरवीन एंड ऑब्जर्व दैट स्पीकर जो है ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होने से बचे। उसके बाद कभी-कभी ये भी होता है ना कि डिफेक्शन को डिसाइड करना है स्पीकर को, पता चला कि भाई वो डिसाइड ही नहीं कर रहे, लंबे समय से लटकाए हुए मामले। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट है ही नहीं,
एंटी डिफेक्शन के मुद्दे में, और बहुत बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है मुद्दे पर। फिर देखिए इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी बिल्स, बहुत बार गवर्नमेंट के इशारे पर स्पीकर मनी बिल के रूप में किसी बिल को डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फेलियर टू मेंटेन डिकोरम, उसके बाद रिव्यू ऑफ स्पीकर्स डिसीजन, यहाँ पर देखिए स्पीकर इज नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन इन परफॉर्मिंग द रोल्स विच इज असाइंड टू हिम और हर, ओके। और एक इम्पार्शियलिटी वाला भी इश्यू आ जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्पीकर का ऑफिस है वो फेयर एंड इम्पार्शियल होने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो स्पीकर हैं मोस्टली ये जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उनसे ही ये होते हैं, और ये चूंकि रिजाइन भी नहीं करते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी से जब तक वो स्पीकर के पद पर है। हालांकि बोला जाता है कि रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। तो ऐसे में पार्टीशन मतलब बाइसनेस का इश्यू भी आ सकता है, ठीक है। आप देखिए ब्रिटेन में क्या है, द स्पीकर इज स्ट्रिक्टली ए नॉन पार्टी मैन, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, और स्पीकर का तो पद काफी ज्यादा अहम होता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, और वहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी ही चाहिए। तो ये है। बाकी आप देखिए केस है कैशगम मेघचंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको। एक तो ये आप देख लीजिए पावर ऑफ स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर का डिसीजन है ऑन एंटी डिफेक्शन उसको रिव्यू किया जा सकता है जुडिशियली, ठीक है। और की हो तो होलोहन केस भी है जो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे, इसमें भी यही बात बोली गई थी कि भाई एंटी डिफेक्शन के मामले में जो स्पीकर का डिसीजन है उसका रिव्यू किया जा सकता है ना। और उसके बाद देखिए provisions judicial review is allowed on ground of infirmities based on violation of constitutional mandates। फिर रोल की बात करें तो स्पीकर या चेयरमैन एक्ट एज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी while deciding the case of anti defection under the 10th schedule of the constitution। फिर देखिए टाइम पीरियड के ऊपर भी बात बोला गया कि द डिसीजन टू बी टेकन विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड। वैसे तो इस केस में 3 महीने की बात की गई है एज पर द क्योटो होलोहन जजमेंट, लेकिन एक्चुअल एक्ट में एक्चुअल अमेंडमेंट में टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ओके। बाकी क्योटो होलोहन आप केस को देख लीजिए, इस केस को आपको याद रखना है, ये 3:2 के जजमेंट से फैसला आया था, यानी कि 3 जज फेवर में 2 जो है अगेंस्ट में। तो इसमें ये बोला गया कि जो स्पीकर है और चेयरमैन है जो डिफेक्शन को डिसाइड करते डिफेक्शन के केस को, तो इनका एक अहम रोल है ट्रांसपेरेंसी ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए। और इसमें एक बात यही बोली गई थी कि जो डिसीजन है स्पीकर का या चेयरमैन का while deciding the एंटी डिफेक्शन केसेस वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। फिर अगर हम बात करें कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशन की ऑन द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आपको थोड़ा सा मेंशन करना है। एक तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना डिसाइड करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करे डिफेक्शन के मुद्दे पर, ओके। फिर देखिए लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट 1999 में ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना शुड लिमिट द इश्यूएंस ऑफ व्हिप्स टू इंस्टेंस ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज इन डेंजर। यानी कि व्हिप का मतलब क्या हुआ, दिशा निर्देश पॉलिटिकल पार्टी ने दे दिया कि भाई अगर ये बिल आज इंट्रोड्यूस होगी हाउस में तो जो भी सदस्य हैं पॉलिटिकल पार्टी के पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो जो है हाँ में समर्थन दे या ना में समर्थन दे, ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ना ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ऐसे में तो पार्टी के लाइंस पर ही निर्णय होगा, जबकि पार्लियामेंट में क्या है कि भाई इंडिपेंडेंट वॉइस रखी जाए जो भी मेंबर्स हैं। तो ये सिर्फ कुछ ही सिचुएशन में होनी चाहिए जहां पर व्हिप्स का पालन करें मेंबर्स। एक तो ये कि जब गवर्नमेंट डेंजर में है तो गवर्नमेंट को अपनी सरकार बचानी है, तो उसके लिए व्हिप जारी करे कि हाँ भाई आपको हमारे समर्थन में ही पार्टिसिपेट करना है, उसके विरोध में नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है
इवन मैं कल स्पीच सुन रहा था, एक दिन पहले की बात है, तो कपिल सिब्बल साहब ने भी यही बात रिकमेंड की थी। ओके, फिर देखिए इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, तो इसमें ये बोला गया कि डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ कमीशन। तो वही बात निकल कर आई है, रिपीटेड है। फिर नेशन कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC, तो इसमें भी क्या बोला गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन लेजिस्लेचर के डिसाइड करने वाली पावर है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक ही पॉइंट याद रखेंगे, चाहे दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन याद रख लीजिए या फिर NCRWC का याद रख लीजिए, 50 चीज याद रखने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, लॉ कमीशन की 170 रिपोर्ट, ये बहुत जगह आपको काम आएगी। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जुडिशियल रिव्यू कभी कभी इस मुद्दे पर भी किया जाता है, एंड हमें बस परमानेंट इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभी, क्योंकि भाई डिफेक्शन का मामला है तो वो तो हमेशा एक्टिव ही रहता है ना, तो परमानेंट इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन। फिर देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती है वर्ल्ड में, वो भी किया जा सकता है। जैसे यूके का जो मॉडल है, अपॉइंटिंग ए कमिटी जिसमें 2 सीनियर लेजिस्लेचर होते हैं, हु असिस्ट द स्पीकर ओवर द क्वेश्चन ऑफ ए मनी बिल, कि वो मनी बिल है या नहीं है। और यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डेवलप हो गया जहां पर एमपी को स्पीकर के रूप में चुना जाता है, और फिर वो जब भी स्पीकर के रूप में चुना जाएगा तो वो रिजाइन करेगा फ्रॉम द पार्टी, ताकि वो न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करे। तो इससे क्या होता है ना कि स्पीकर की इम्पार्शियलिटी वाली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर कॉपरेशन एमंग द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, फिर डेमोक्रेटिक इथोज का पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट ऑल्सो सीन टू बी डन, सिर्फ दिखना भी चाहिए, मतलब दिखना भी चाहिए जस्टिस। फिर क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि किसके हाथ में दिया जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन। फिर अमेंडमेंट करने की भी जरूरत है इन द लॉ टू सिंक इट और सिंक्रोनाइज इट विद द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये कुछ सजेशन है। बाकी आप देखिए एक केस स्टडी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं, और ये केस स्टडी आप मेंशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कुछ न्यूज में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं या फिर इश्यूज आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन वाले, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप जरूर इसे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के लास्ट लेक्चर में, जो कि है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। उसके बाद आपका ये पूरा लेक्चर खत्म होने वाला है। तो मैंने आपको भरोसा भी दिलाया था कि हमारी कोशिश है कि एक दिन में एक लेक्चर खत्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि इस टारगेट को पूरा किया जाए। एंड नाउ वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठते हैं सिर्फ गवर्नमेंट के ही सदस्य होते हैं? नहीं भाई, अपोजिशन, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी तो होते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एक्शंस है, वो क्या खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, किस पर खर्च कर रही है, पूरा जांच पड़ताल करना, यही तो है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो पार्लियामेंट के हाउस हैं उसके द्वारा, जो कमिटीज स्टैब्लिश्ड हैं उसके द्वारा। तो क्या कुछ तरीके हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करती हैं? एक तो डिस्कशन इन डिबेट जो हाउस में होता है, क्वेश्चन आवर हो गया, ठीक है। फिर और क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है ताकि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को डिस्कस किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन आवर तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी, लाइक एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, रूल्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी में आपका वही हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर एड हॉक कमेटी भी है कि भाई कोई नया मुद्दा आ गया है,
है ना, उस मुद्दे पर हमें चर्चा करना है। जैसे अभी आप देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला है, तो उसके लिए एक एडहॉक कमेटी भी कंस्टिट्यूट की जा सकती है और उस कमेटी को ये टास्क दिया जा सकता है कि आप हमें इस पर अपना राय दीजिए, कितना सही है कितना गलत है। तो एडहॉक कमेटी भी टाइम टाइम क्रिएट की जाती है। तो ये बात हो गया। लेकिन क्या इतने सारे टूल्स होने के बावजूद भी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इफेक्टिव है? तो कुछ कमियां अभी भी है। पहली बात तो ये कि आजकल बहुत सारे जो बिल्स हैं वो पास कर दिए जाते हैं विदाउट रेफरिंग टू द पार्लियामेंट्री कमेटी और द एडहॉक कमेटी। तो ऐसे में जो लूप होल्स हैं, इश्यूज हैं उस बिल के, वो हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। और मैंने आपको डाटा भी बताया था, तो डाटा भी कोट कर सकते हैं। फिर देखिए जो नंबर ऑफ सिटिंग्स है, नंबर ऑफ आवर्स, दोनों में डिक्लाइन हो रहा है। देखिए 70th लोकसभा सेट फॉर द 1354 आवर्स विच इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द एवरेज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आवर, सवाल पूछा भी जा रहा है तो वहां पर भी डिसरप्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो बिल्स पर भी डिस्कशन नहीं हो पाता है, क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो धड़ी की धड़ी रह गई। तो ये चीजें हैं। बाकी आप देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पार्लियामेंट्री सिटिंग जो शुरू होती है, पार्लियामेंट की बैठक जो शुरू होती है, उसका जो पहला घंटा है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, वो आपका क्वेश्चन आवर होता है। तो मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर सबसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी मुद्दे पर, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर किसानों का मुद्दा हो गया, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे पर जो भी चल रहा है चर्चा में उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेयर्ड हो गए, अनस्टेयर्ड हो गए और शॉर्ट नोटिस हो गए। आप हमें बताइए स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस में क्या अंतर होता है? ये एम लक्ष्मीकांत में आपको दिया भी क्या है, और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आवर की, तो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, एड्रेसिंग द क्वेश्चंस जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा पूछे जा रहे, मतलब मेंबर्स के द्वारा मिनिस्टर्स के लिए पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट वाइडर डिबेट्स, जो भी आंसर दिया गया, कुछ डाटा दिया गया होगा तो उससे और भी चर्चा बढ़ सकती है हाउस में। उसके बाद हेल्प द गवर्नमेंट टू डिफाइन देयर स्टैंड, कि भाई आप बताओ आपका स्टैंड क्या है। जैसे लेट्स से कि जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो इसमें बीच बीच में अगर संसद में सवाल उठा होगा तो गवर्नमेंट के स्टैंड पूछे होंगे। मिडिल ईस्ट में जो चल रही है इश्यू, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, इस पर भी सवाल उठे होंगे। ओके, ये सब बात है। तो अल्टीमेटली अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो जो क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ये डिसरप्ट नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप देखिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी रिकमेंड किया है एनुअल रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द रेगुलेटर, जो भी रेगुलेटर्स है वो पार्लियामेंट को सबमिट किए अगर जाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाए कि जो इवोल्यूशन पैरामीटर्स हैं उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है। उसके बाद पीरियोडिकली एग्जामिन की जानी चाहिए। बट क्या चीज का एग्जामिनेशन होना चाहिए? बहुत सारे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का, ताकि उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए कि भाई उन्होंने उचित रूप से कार्य किया है कि नहीं, बस कमेटी बन जाती है, रिपोर्ट आ जाता है, तो पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए। न्यू पार्लियामेंट्री कमेटीज भी क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट सपोर्ट भी लिया जा सकता है एमपी के द्वारा, सो दैट बेटर स्क्रूटनी हो बिल्स का, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज नॉलेज होता है। तो ये सब बात है। तो खत्म हो गया है फ्रेंड्स आपका ये पूरा लेक्चर, एंड समय थोड़ा ज़्यादा लगा, 2 घंटे लगे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है ताकि एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। कुछ-कुछ जगह पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि उसमें समझाने के लिए कुछ चीज़ें थी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी किया। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं, ये थोड़ा-सा आप जज करें अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को, ताकि ये डिसाइड हो सके कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया है कि नहीं। पॉज़ करिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आप ज़रूर आंसर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं वैसे पढ़ देता हूँ
Discuss the essential condition for exercise of the legislative powers by the governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्टली ऑर्डिनेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या है, गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकती है अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तब वो लाया जा सकता है। ओके, तो क्या कुछ कंडीशन है, तो वो संविधान में कंडीशन दी गई है तो वो लिखना है। और भी कुछ मुद्दे पर लेजिस्लेशन गवर्नर ला सकते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज के लिए आपको याद होगा मैंने शायद पढ़ाया भी था कि गवर्नर को पावर भी है कि कौन सा पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन वहां लागू होगा या नहीं लागू होगा, वो गवर्नर डिसाइड करता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिकोड करने की जरूरत थी। बाकी आप देखिए आंसर करने का जरूर प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो कैसा लगा आपको आज का इनिशिएटिव फ्रेंड्स, जरूर बताएं और अपने रिकमेंडेशंस हमें जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्लास। थैंक यू वेरी मच।